मुख्य बात यह है कि इस प्रोजेक्ट को कई उद्देश्य से डेवलप किया किसने? नीति आयोग ने। और सरकार ने इसकी घोषणा की 2021 में ही की थी, लेकिन इस बीच क्यों आपको पढ़ना पड़ रहा है इतने दिन बाद, इस पे चर्चा करेंगे। पहले समझिए कि क्या क्या इस प्रोजेक्ट के तहत सरकार करना चाह रही है और क्यों इसको डेवलप करना चाह रही है। अगर आप इसकी लोकेशन देखो तो एक बात तो आपको बहुत क्लियर समझ में आ रही होगी कि इसके विकास का एक मतलब तो आर्थिक है, लेकिन एक मतलब है सामरिक भी। क्यों लोकेशन महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये भारत की मुख्य भूमि से लगभग कितना दूर है? 1300 किलोमीटर माना जाता है करीब अंडमान निकोबार द्वीप, और ये वाला आइलैंड ग्रेट निकोबार करीब 1500 किलोमीटर मुख्य दूरी मानी जाती है। और ये नजदीक किसके है? मलक्का स्ट्रेट के। और मलक्का स्ट्रेट इंपॉर्टेंट कैसे है? क्योंकि वो किस 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 को जोड़ती है? हिंद को, पैसिफिक और हिंद प्रशांत को जोड़ती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? उस एरिया से कुल ग्लोबल ट्रेड का, कुल वैश्विक व्यापार का 40% हिस्सा गुजरता है। और यानी वो एक तो सामरिक महत्व का भी पूरा क्षेत्र है और एक आर्थिक महत्व का भी पूरा क्षेत्र है। और इन सब से अलग भारत कई ऐसे और टारगेट रखा था इस प्रोजेक्ट के बारे में, जिसे हम बारी बारी समझेंगे कि वो इसको इस तरह देख रहा है कि एक हांगकांग ऑफ इंडिया के रूप में डेवलप करने का। तो हांगकांग ऑफ इंडिया के रूप में डेवलप करने का मतलब है कि अगर आप हांगकांग के बारे में कभी पढ़ा है या देखा है तो वो कोई बहुत बड़ी आबादी का क्षेत्र नहीं है, लेकिन अति शहरीकरण का और बहुत वेल प्लान, बहुत व्यवस्थित क्षेत्र है जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। उसी मॉडल पे भारत सरकार इसको ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को और इस ग्रेट निकोबार का डेवलपमेंट करना चाह रही है। और क्या क्या करना चाह रही है? इसमें कई चीजों का डेवलपमेंट वो करना चाह रहे हैं। एक आपने पढ़ा होगा कुछ दिन पहले टॉपिक में, विजिंजम सी पोर्ट, ठीक है ना? तो ऐसा ही एक सी पोर्ट यहां भी बनाना चाह रही है सरकार। अब आप सोचेंगे क्यों? क्योंकि आपको मैंने उस समय भी बताया था सी पोर्ट क्यों बनाना चाह रही है गवर्नमेंट भारत की। क्योंकि अभी तक हम ट्रांसशिपमेंट के लिए, ये मुख्यतः इनको नाम क्या दिया जाता है? ट्रांसशिपमेंट। इसके लिए भारत अभी तक निर्भर था किस पे? अन्य बंदरगाहों पे। मैंने आपको नाम बताया था कौन कौन से, कोलंबो, सिंगापुर, दुबई। क्योंकि भारत में ट्रांसशिपमेंट के पोर्ट उस तरह के नहीं थे जिससे कि बड़ी जहाजों से सामान उतर कर फिर छोटे जहाजों में जा सके। तो यहां सबसे पहला एक तो डेवलप किया जाना है क्या? ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। इससे क्या फायदा होगा कि जो अभी तक सर्विसेज हम सिंगापुर से ले रहे थे या कोलंबो से ले रहे थे उससे हमको लेना नहीं पड़ेगा। और अभी आप ये समझो कि विजिंजम का जो पोर्ट है वो सामान्यतः भारत के पश्चिमी क्षेत्र को कवर करेगा। हालांकि उसकी लोकेशन ऐसी है, जब हमने वहां पढ़ा था तो ये बात की थी कि पूर्वी और पश्चिमी दोनों के हिसाब से ठीक है, लेकिन ज्यादा बेहतर ही कौन हो जाएगा? ये, क्योंकि ये नजदीक हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि भारत की जो कौन सी एक पॉलिसी है, लुक ईस्ट, और उसको भी अपडेट करके अब हम क्या कहते हैं? एक्ट ईस्ट। उसके लिए एक तरीके का ये जुड़ाव महसूस होगा इससे, क्योंकि उसके जितने देश हैं वो हमसे इसके माध्यम से कनेक्ट हो सकते हैं। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट का हिस्सा क्या है कि हम वहां ट्रांसशिपमेंट पोर्ट डेवलप करना चाह रहे हैं, जिससे हमारी खुद की निर्भरता पहली बात तो सिंगापुर कोलंबो पे कम हो, दूसरे उस क्षेत्र में बाकी देश जो ट्रांसशिपमेंट है उसका हमको क्या मिल सके? लाभ। क्योंकि अगर अदर देश हमारी सर्विसेज लेंगे तो हमको क्या मिलेगा? पैसा। अब बताओ, इसके, ये तो सामान्य बात थी, इसके अलावा एक सरकार वहां बनाना चाह रही है एयरपोर्ट। एयरपोर्ट ऐसा कि कम से कम 2050 तक उसमें हर घंटे 4000 यात्री करीब उतर सके। और अगर वैल्यू के हिसाब से देखो तो यहाँ भी एक वैल्यू है। सी पोर्ट वाला जो एरिया रखा गया है, मैंने आपको एक वैल्यू उस दिन बताई थी जब सी पोर्ट पढ़ा रहे थे, TEU। ये क्या था? 20 फुट इक्विवेलेंट, यही ऐसा ही कुछ बताया था। क्या था ये? इसका मतलब क्या था आपको बहुत डिटेल में मैंने उस दिन बताया था कि आपसे ये भी कहा था कि पूछा भी जा सकता है आपसे। कंटेनर के साइज का मामला था। आपको बताया था कि इसमें 20 और कहीं कहीं 40, ये FEU वर्ड यूज होता है, TEU सामान्यतः कौन सा यूज होता है? TEU। इसी से किसी इस तरह के पोर्ट की क्षमता मापी जाती है।
कि कितने ऐसे कंटेनर उस वहां आ सकते हैं। तो जो ये इसमें वैल्यू है वो आप सोच के देखिए कि 16 मिलियन TEU क्षमता का एक हम वहां सी पोर्ट बना रहे हैं, और दूसरा एयरपोर्ट जो बना रहे हैं वो भी बड़ी क्षमता का, करीब 4000 यात्री प्रति घंटे की क्षमता का। इसके अलावा क्या डेवलप करना चाह रहे हैं, बड़ी जो जैसे बिग सिटीज या जिसको आप बोलते हो टाउनशिप, ताकि बड़ी मात्रा में लोगों को वहां क्या किया जा सके, बसाया जा सके। वैसा टाउनशिप जैसे अगर आप देखो कि गुड़गांव में देखो, नोएडा में देखो, तो आप जैसे ही इधर जाओगे ना एक्सटेंशन की तरफ और सेंट्रल नोएडा या उधर गाजियाबाद, तो आपको लाइन से पूरी टाउनशिप बसी हुई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स दिखेंगे। ऐसा ही यहाँ भी टाउनशिप डेवलप करने की बात चल रही है। इसके अलावा क्या क्या होना है, वहाँ गवर्नमेंट पावर प्लांट लगाना रही है, और ये पावर प्लांट ऐसा नहीं है कि कोल बेस्ड नहीं, वहाँ 2 तरीके का, एक गैस से और दूसरा सोलर पावर प्लांट। तो पावर प्लांट डेवलप करना चाह रही है। ऐसे ही जितनी तरह के इंफ्रा जरूरी होते हैं एक बड़े शहर के लिए, एक बड़ी इकोनॉमिक सेंटर के लिए, उस तरह के सारे इंफ्रा गवर्नमेंट वहां टारगेट की है। और ये 1-2 साल का नहीं, कुल 30 साल का प्रोजेक्ट है जिसमें लगातार डेवलपमेंट वर्क चलते रहेंगे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें आपको समय की अवधि क्या होती है, बहुत ज्यादा लगती है। जैसे सी पोर्ट बनाना है या लगातार आपको टाउनशिप डेवलप करनी है, तो ये सब 2-1 साल के फेज में नहीं होता है, लगातार ऐसे फेजेस चलते रहते हैं। जैसे अगर आप सोच के देखो कि जैसे ये नोएडा का डेवलपमेंट है, अभी कुछ महीने पहले नोएडा अपना 50वां साल मना रहे थे, तो आप सोच के देखो कि यहाँ जो भी आज दिख रहा है, आज के 50 वर्ष पहले यहाँ शायद कुछ भी नहीं था, वो क्या था। और इसीलिए एक तरीके से दिल्ली में जो इंडस्ट्री चल रही थी उनको वहां से निकालकर यहाँ शिफ्ट करने से यहाँ का डेवलपमेंट धीरे धीरे शुरू हुआ था, क्योंकि शहर में दिल्ली में जगह कम बची थी, और दूसरे उन फैक्ट्रीज से क्या होता था, पोल्यूशन होता था। तो आप सोच के देखो कि 50 साल लगे इस तरह के डेवलपमेंट के फेज में आने ऐसे। इसीलिए बड़ा टारगेट रखा है गवर्नमेंट ने यहाँ, करीब कितने साल का, 30 साल का, और कुल मिलाकर 2050 तक वो इस पूरे फुल फ्लेज में इसको डेवलप करना चाहते हैं। अब ये तो रहे आर्थिक मामले कि क्या क्या वो चाहते हैं कि आर्थिक रूप से हमको मिले इस प्रोजेक्ट से, तो इतना डेवलपमेंट आर्थिक है। लेकिन इनके साथ दूसरी निगाह भारत की कहां है, सुरक्षा पर, सुरक्षा और सामरिक महत्व पर। और ये कैसे कैसे है, देखिए आपको एक पॉलिसी पढ़ाई गई होगी IR में, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, जो चाइना भारत के खिलाफ यूज करता है, उसके पड़ोसी देशों के माध्यम से अपने भारत को घेरने की नीति। और उसमें एक प्रमुख नीति है नौसैनिक अड्डे बनाकर या इस तरीके के माध्यम से समुद्र में भारत को घेरने की। अब देखिए 2 फायदा, एक होगा ये कि अगर भारत यहाँ एक नौसेना बेस भी बना रहा है, अगर ये बेस बन जाता है और भारत यहाँ एक अच्छा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का अपना इंफ्रा तैयार कर लेता है, तो इससे हिंद महासागर में भारत की स्थिति क्या हो जाएगी, मजबूत। और खासकर ये भी कहाँ, बे ऑफ बंगाल। और यहीं आप देखो श्रीलंका में चीन के डेवलपमेंट, म्यांमार में चीन के डेवलपमेंट में भारत को उसके खतरा है। और अगर ये अंडमान में प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हुआ तो म्यांमार की तरफ से, चीन की तरफ से म्यांमार की मदद से किए जाने वाले खतरे और चीन की मदद से श्रीलंका की तरफ से संभावित खतरे को क्या हम करेंगे, कम कर पाएंगे। और केवल खतरा ही कम होगा या हमारी निगरानी भी इस क्षेत्र में बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात है कि इस क्षेत्र में निगरानी बढ़ेगी तो जितने अवैध व्यापार या ऐसी गतिविधियां हो सकती हैं उस पर भी हमारा नियंत्रण होगा। और तीसरी बात क्या, सामरिक रूप से कि ये जुड़ेगा नजदीक किसके है, मलक्का स्ट्रेट के। और मलक्का स्ट्रेट के नजदीक होने से वैश्विक व्यापार का पूरा जो नेटवर्क है उसमें हमारी केवल भागीदारी ही नहीं बढ़ेगी, उसमें हमारी एक पकड़ मजबूत होगी, क्योंकि ये उसके बहुत नजदीक है। और कल को ये बात माना ही जा रहा है कि अगर चीन अधिक शक्तिशाली हुआ तो सबसे पहले वो इसी व्यापारिक मार्ग पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ से ज्यादातर माल कहाँ जाता है, चीन में। और हमें जो मैंने आपको एक बार पढ़ाया था जापान के बारे में, वो हमेशा इसीलिए क्या बात करता है
कि समुद्र या व्यापार के रास्ते हमेशा कैसे होने चाहिए, खुले एवं स्वतंत्र। क्यों मांग करता है, क्योंकि उसका भी ट्रेड ज्यादातर यहीं से होता है और उसको हमेशा इस बात का डर रहता है कि चीन कहीं इस पूरे व्यापारिक मार्ग पर अपना नियंत्रण बढ़ाए ना। इसीलिए भारत के साथ जापान लगातार क्या करता है, अच्छे संबंध मेंटेन रखता है ताकि चीन को क्या किया जा सके, बैलेंस किया कर सके। तो ये प्रोजेक्ट भारत के सुरक्षा और सामरिक महत्व को भी ठीक ठाक बढ़ावा देगा। लेकिन अब इधर बीच ये बात चर्चा में क्यों आई, क्योंकि प्रोजेक्ट तो शुरू हुआ था 2021 से। दरअसल इसको लेकर इधर बीच काफी विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है कि ठीक है, आर्थिक महत्व है, बहुत सामरिक महत्व है, सुरक्षा के भी महत्व है, सब ठीक है, लेकिन इधर बीच इसको लेकर जो चिंताएं व्यक्त की गई हैं वो जुड़ी हुई हैं पर्यावरण से। और आप जानते ही हो कि कोई भी अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसमें सबसे बड़ा विवाद किस बात का आता है, पर्यावरण का। और इसी से डिबेट निकलती है किस विचार की, विकास बनाम पर्यावरण की। इसमें पूरी डिबेट ही है। दो चीज, जो आर्थिक पक्ष को अधिक मानने वाले लोग हैं वो क्या कहेंगे कि हमें विकास पर फोकस करना चाहिए, और जो लोग प्राकृतिक पक्ष को अधिक मानते हैं, पर्यावरण के हितैषी ज्यादा, वो क्या कहेंगे पर्यावरण पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, विकास गतिविधियों से पर्यावरण प्रभावित होता है और अंततः मानवता को उससे ही नुकसान होता है। अब देखिए क्या चिंताएं हैं जिसकी वजह से विवाद है। सबसे बड़ी चिंता है पेड़ काटे जाने की। अब अगर मैं थोड़ा सा वहां की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताऊं तो आपको ये भी पहले पढ़ाया गया होगा, ये पूरा क्षेत्र जो है उष्णकटिबंधीय वन और पहाड़ी वन के एरिया है। यहाँ करीब 3000 या 3500 mm बारिश हर साल लगभग होती है, और इतनी अधिक बारिश से आप समझ ही रहे होंगे कि यहाँ वनस्पतियों का विकास बहुत ज्यादा है। और इसीलिए इस पूरे आइलैंड में अंडमान और निकोबार में देखोगे तो आपको मतलब सैकड़ों की संख्या में आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मिल जाएंगी, नेशनल पार्क कई हैं, बायोस्फीयर रिजर्व है, तो कई हेरिटेज साइट भी है ये। तो पर्यावरण की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और अगर पेड़ बहुत ज्यादा मात्रा में काटे जाएंगे तो यहाँ का पर्यावरण प्रभावित होगा। अलग अलग आंकड़ों में बात निकल के आई है कि करीब 10 लाख से 1 करोड़ तक पेड़ काटे जा सकते हैं। अब आप समझिए सरकार क्या कहेगी, कौन सा आंकड़ा देगी कि 10 लाख कटेंगे। लोग जो पर्यावरणविद हैं और जो और संगठन काम कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कितना जाएगा, उनका अनुमान है करीब 1 करोड़ पेड़ काटे जाएंगे। और इतनी बड़ी मात्रा में अगर पेड़ों कटाई होती है तो कहीं ना कहीं वहां के पर्यावरण को लेकर ये बहुत गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरी समस्या क्या है, दूसरी समस्या है आदिवासियों का। इस पूरे क्षेत्र में जो आदिवासी ग्रुप हैं, कई आदिवासी हैं, जैसे आपको पढ़ाया भी गया होगा, यहाँ इस एरिया में स्पेशली सोमपेन और एक आध और जो है नाम है वो ज्यादा है। अब इनको डर है, एक सेंटलीज, सोमपेन, इन सबको डर है कि कहीं उनका विस्थापन ना हो। और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि कुछ आदिवासी समूह ऐसे हैं जो बाहर की दुनिया से कनेक्ट ही नहीं। आप सोच के देखो, उनका बाकी मानव से कोई मतलब नहीं, वो अपनी जीवन जी रहे हैं और बाकी लोग अपना जीवन जी रहे हैं, हम उनसे कोई व्यवहार नहीं है। और अगर उनको विस्थापित किया गया तो उनके जीवन पर खतरा हो सकता है। क्यों? क्योंकि चूंकि आज तक वो लगभग डिस्कनेक्टेड हैं इस दुनिया से, बाकी मानव से, और अगर अब कनेक्ट हुए तो एक खतरा है कि उनको इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ये समस्या, इनके रहन सहन, जीवन, परंपरा, रीति रिवाज, खान पान सब अलग, और वो सब प्रभावित होंगे इस प्रोजेक्ट से। तो ये एक बड़ी जो है इसी वजह से विरोध बहुत ज्यादा हो रहा है। एक समस्या और क्या है, एक समस्या मानी जा रही है प्राकृतिक आपदा से संबंधित। जब पिछली बार सुनामी आई थी, आपको याद होगा या नहीं होगा, कुछ लोग उसके बाद पैदा हुए होंगे, कुछ लोग उसके पहले वाले होंगे। तो पिछली बार जब सुनामी कब आई थी, 2004, तो उस समय ठीक ठाक नुकसान हुआ था, और ये एरिया, ये आइलैंड उस साल करीब 15 फीट धंस गया था उस सुनामी से, इतना ज्यादा, क्योंकि इस एरिया में बहुत ज्यादा प्रभाव था। अब सोच के देखो, एक ऐसी जगह हम प्रोजेक्ट डेवलप करने की बात कर रहे हैं और काम शुरू ही है कि 15 फीट वो एक बार एक आपदम धंस चुका है।
और मान के देखो कि अगर इतना लंबा प्रोजेक्ट है, इतना पैसा लगाएं और एक और आ जाए 150 साल में, तो ये बात कहने में लग रही है कि धंस था। पहले उतने लोग नहीं थे, वहां की व्यवस्था ऐसी थी कि इस तरह का प्रोजेक्ट नहीं था, तो धंस गया तो कोई बात नहीं, ठीक है, कुछ को नुकसान हुआ। लेकिन आप सोचो कि वो जो पीछे आपने प्रोजेक्ट सारे लिखे हैं, काम उतना बनने के बाद अगर धंस जाए तो कोई बचेगा? ये वैसा ही है कि जैसे यहाँ आप सोच के देखो कि जो बिल्डिंग्स हैं 15 फीट धंस जाए, कुछ नहीं बचेगा, 15 फीट के नीचे तक उनका बेस ही होता होगा लगभग, खत्म। और इसको कौन मानता है कि नहीं आ सकता है? प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा की बारंबारता बढ़ती ही है। अब ये माना जाए कि नहीं एक बार सुनामी आई है, इसके बाद कई हजार साल लाख साल सुनामी आएगी ही नहीं, ये तो बहुत सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक समस्या ये भी मानी जा रही है कि इससे प्राकृतिक आपदा की जो वहां खतरे हैं उसके प्रति गंभीरता से सोचा नहीं जा रहा है। और सरकार क्या कह रही है कि हमने एनजीटी से इसका अध्ययन करवाया है, कुछ आईआईटी इसके बारे में अध्ययन में शामिल थे, उनसे अध्ययन कराया है और उन्होंने कहा है कि कोई बात नहीं, आप रिपोर्ट उन्होंने दी है कि ये प्रोजेक्ट वहां बनाए जा सकते हैं, वहां कोई खतरा नहीं है, सब ठीक है, मैनेज किया जाएगा। तो आप सोच के देखो कि हमें ऐसे टाउनशिप, ऐसे क्षेत्र तो डेवलप ही करेंगे जहां धीरे धीरे हमारे लिए फायदा हो, आबादी भी वहां पहुंचे, और सबसे बड़ा फायदा ट्रांसशिपमेंट का है, पोर्ट का है, आगे के बिजनेस का है, उस जगह पर सिक्योरिटी का है। तो फायदे तो बहुत दिख रहे हैं, लेकिन चिंताएं भी ये हैं। अब मैटर ये है कि किस तरफ आपका बल ज्यादा है। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।